Hello students, welcome to our today's lecture. That's basically refraction through a glass slab. तो ये जो refraction glass slab से होता है, it's very simple because आप already refraction समझ चुके हैं. refraction में कितनी bending होगी, क्या होगा, you already know that. आपको सारे laws, Snell law वगैरह सब चीज़ पता है. तो it's not that difficult now. It's very easy to understand now. तो यहाँ से सीधा सीधा समझ आ रहा है कि यहाँ से लाइट आ रही होगी और ये पहला फेस है जिस पे बेसिकली लाइट इंसिडेंट है, तो ऑब्वियसली पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा. एंड देन द लाइट एंटर्स द ग्लास. ठीक है, बट चूंकि दिस इज योर रेयरर मीडियम एंड दिस इज योर डेंसर मीडियम, तो आपको समझ आ गया होगा दैट लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. और उसके बाद ये लाइट कंटिन्यू अपने पाथ को ट्रैवल कर रही है और फाइनली यहाँ पे एग्जिट हो रही है, ग्लास से बाहर निकल रही है वापस एयर में. तो फिर से आपका रेयरर मीडियम हो गया. तो इसका मतलब इस नॉर्मल से आपकी जो ये एग्जिट वाली रे होगी, जिसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं, द इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हेयर. ठीक है, सो लेट्स सी थ्रू एन एनिमेशन कि क्या हो रहा है यहाँ पे, किस तरह से रेज रिएक्ट कर रही है व्हेन दे आर गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड देन अगेन emerging from glass to air again. Okay. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक सिमुलेशन है जिसमें हम बेसिकली लाइट की जो बेसिकली ट्रैवल है थ्रू ग्लास लैब एंड while it is entering and exiting, तो एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स पे, सो यू कैन सी हियर द लाइट एट पॉइंट ई इज एंटरिंग और इस पॉइंट एफ पे एग्जिट कर रहा है. तो ये किस तरह से बिहेव करेगा. ठीक है, so that's what we are going to study here, right? So let's suppose first I will click on all the angles and ये सब चीज, right? Now you can see कि ये मान लीजिए मैंने ये देखिए 30 डिग्री एंगल रखा हुआ है. So what do I see? For example, at the entrance, इस entrance पे आप यहाँ देखिए angle of incidence is 30 डिग्री. ओके, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं as light is going from rarer to denser medium, obviously light will bend towards the normal. तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि अंदर का जो angle of refraction है that is approximately 19.47, right? तो इसी एंगल के अलॉन्ग ये लाइट आगे चलती जाएगी और अगेन इस नॉर्मल पे, इस पॉइंट एफ पे जो मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी एंगल 19.47 ही होगा बिकॉज दीज आर टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, राइट? बिकॉज योर नॉर्मल एंड दिस नॉर्मल, राइट, ये n1 dash n2 dash or n1 and n2, these are normals on these parallel faces pq and sr. तो ऑब्वियसली यहाँ आप जो ये ट्रांसवर्सल EF ड्रॉ कर रहे होंगे तो इट विल मेक दीज टू एंगल्स इंटीरियर एंगल्स, राइट? एज द रे इज एग्जिटिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ एंगल ऑफ इमर्जेंस जो बन रहा है वो भी कितना बन रहा है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्रीज. तो इसका मतलब जिस एंगल पे रे ने एंटर किया था उसी एंगल पे रे एग्जिट करती है, राइट? तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है या क्या देखने को मिलता है, व्हाट डू वी डू है, व्हाट डू वी लर्न है. एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट भी आपको लैब में करना होगा. सो फॉर नाउ वी आर जस्ट थियोरेटिकली वॉचिंग इट एंड वॉचिंग फ्यू सिमुलेशंस. तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि जिस एंगल पे रे एंटर कर रही है ग्लास स्लैब में, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, उसी एंगल पे वो लीव करेगी. तो यू सी दैट एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 30 डिग्रीज. तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो रे आप देख रहे हैं आते हुए, दिस येलो रे विच यू आर वाचिंग कमिंग इनटू द ग्लास स्लैब, और ये जो आपकी येलो रे एग्जिट हो रही है, this incident ray and this emergent ray basically are parallel to each other. तो यहाँ देखें, अगर मैं इस रे को देख रहा हूँ, इस इनकमिंग रे को देख रहा हूँ, तो अगर इसकी बेंडिंग को ना देखिए, आई विल काइंड ऑफ मेक इट डॉटेड लाइन सो दैट मैं इसकी पाथ को ट्रेस कर सकूँ. तो आप देखेंगे दैट ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है बेसिकली ये ओल्ड पाथ था इंसिडेंट रे का, एंड दिस येलो रे नाउ शोज इमर्जिंग आउट रे, राइट? तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल है, and that is only possible because यहाँ आपका angle of incidence और angle of emergence equal बन गया. तो that's why you are watching that these two angles, sorry, these rays, this emergent ray is parallel to the old path. ये अपने old path को parallel है. और यहाँ आप देख रहे हैं this late, you can basically call this displacement of this ray from its original path, यानी कि जो इसका original path था, ये dotted lines का original path था, उससे बिल्कुल ही ये parallel displace हुआ है, राइट? बिल्कुल पैरेलल डिस्प्लेस हुआ है, तो इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, राइट?
So you can see at different angles, no matter how like whatever angle you keep, ये हमेशा क्या दिखाएगा, it will always show parallel, it will always be parallel to its old path. इसी इसी चीज को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. एंड यू कैन सी कि जितना जितना आप ऊपर वाला एंगल बढ़ाते जाएंगे, सी फॉर एग्जांपल हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 55 डिग्रीज, यू कैन सी हियर दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट हैज इंक्रीज. तो इसका मतलब जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करते जाएंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, अनटिल आप 0 डिग्री पे पहुंच जाएंगे. सो यू विल सी देयर इज नो देयर इज नो रिफ्रैक्शन. जो हमने कल भी पढ़ा था कि अगर इफ यू आर एंटरिंग इनटू अनदर मीडियम एट एन एंगल, राइट, एट एन एंगल 90 डिग्री टू द इंटरफेस, इंटरफेस पे 90 डिग्री बन रहा है, तो फिर कोई बेंडिंग नहीं होगी. तो वही आप यहाँ देख रहे हैं. सी इंटरफेस से ये रे जो आ रही है, इट इज परपेंडिकुलर, दैट मीन्स टोटल एंगल इज 90, but we are taking angle of incidence equal to 0. Why? Because we are measuring the angle along the normals. तो normal तो इसी के along है, तो नॉर्मल के अलॉन्ग ही ये रे जा रही है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में एंगल 0 बनेगा. तो दैट मीन्स हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ आई विल बी 0, तो ऑब्वियसली साइन ऑफ आर विल आल्सो बी 0 हियर. देन अगेन यहाँ से ये बाहर निकल रही है, तो फॉर मी हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अगेन 0, एंड देन देयरफॉर एंगल ऑफ इमर्जेंस विल आल्सो बी 0, राइट. तो इसका मतलब अगर एंगल कम करते जाएंगे, यू विल सी दैट देयर इज वेरी लिटिल डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ and the emerging ray. And if you keep on increasing the angle of incidence, you will see that this angle of this lateral displacement keeps on increasing. I hope this is clear. Now we can actually prove this thing by mathematics also. Very easy to basically prove. Let me show you. Okay, so you can see here, this is our first equation, right, for this point. तो इस पॉइंट के लिए आप देख रहे हैं, दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हमने I1 से डिनोट किया है, एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हमने R1 से डिनोट किया है. सो यू राइट sin I1 by R1 is equal to N2 upon N1. So because this is glass, so I will write N2 के बदले Ng, and because this is air, so I will write N1 के बदले Na. So this is our first equation. और फिर आप इसी पाथ को फॉलो करते हुए इस पॉइंट M पे पहुंचते हैं, और आप देखें यहाँ पे फिर से दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो फॉर दिस point O dash, I will again make an Snell's law. I will write Snell's law for this point again. तो आपको यहाँ मिल रहा है sin I2 by sin R2, right, is equal to N2 upon N1 for now. For this point हमारे लिए ये N2 होगा N1. तो N2 हमारे लिए यहाँ पे Na है, और N1 हमारे लिए यहाँ पे Ng होगा. ओके, सो दिस बिकम्स Na by Ng. सो बट अब यहाँ पे आपको एक और चीज देखने को मिल रही है. व्हाट इज दैट? कि ये जो आपका R2 है, दिस अंदर वाला एंगल R1, ये I2 के बराबर है, राइट, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट, बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर्स, राइट, और परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल फेसेस विल आल्सो बी पैरेलल टू ईच अदर. तो ये आपका ट्रांसवर्सल होगा, तो दिस एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल. तो बिकॉज दीज एंगल्स आर इक्वल, तो आई कैन रिप्लेस देम. ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन सेकेंड को फिर एक बार लिख रहा हूँ. सो आई विल राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग साइन I2, आई विल राइट साइन R1, क्योंकि I2 और R1 बराबर है. R1 by R2 will be equal to Na by Ng. So I just have rewritten this equation. ठीक है, तो अब मेरे पास ये एक इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई. ठीक है, नाउ व्हेन आई मल्टीप्लाई देम, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कीजिए. सो व्हाट विल आई गेट साइन I1 अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाइड बाई साइन, इसका लेफ्ट हैंड साइड, साइन R1 बाई साइन R2 इज इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड Ng अपॉन Na मल्टीप्लाइड बाई Na अपॉन Ng. So you see Ng cancel and Na cancel, sin R1 cancel, so what remains, sin I1 upon sin R2 is equal to 1, because यहाँ सब cancel हो चुका है, बचा सिर्फ 1. तो और I can write sin I1 is equal to, इसको इधर ले आइए, is equal to sin R2. ठीक है, और because on both sides it is sin, so I can write I1 is equal to R2, यानी कि यहाँ जो आपका ये angle of incidence है, it will be equal to angle of emergence. Very simple. Okay, so I hope this topic is clear. Let's move forward now. यहाँ से आपको एक चीज समझ आ गई होगी that when you're dealing with a rectangular glass slab, आपका angle of incidence और angle of emergence equal होगा, और इस तरह की specific refraction glass slab दिखाएगा. Now
If you want to copy it, you just pause it and you copy it. Now let's try some questions. Questions में क्या हो रहा है? A ray of light traveling in air enters obliquely. एक लाइट जो है, ठीक है, वो एयर से ट्रैवल कर रही थी और ऑब्लिकली एंगल पे पानी में घुस रही है, पानी में एंटर कर रही है. दस द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, लेट्स सी. तो ये आपका इंटरफेस है. दिस इज योर रेयरर मीडियम बिकॉज एयर है. दिस इज एयर, तो रेयरर मीडियम हो गया. दिस इज डेंसर, राइट, बिकॉज दिस इज वाटर. तो लाइट इस तरह से आ रही है और ये आपका नॉर्मल है. तो एज इट इज ऑब्लिकली एंटर, ऑब्वियसली ऑब्लिकली का मतलब किसी एंगल पे एंटर कर रही है. तो जब ये किसी एंगल पे एंटर कर रही है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो हमें पता है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स अ नॉर्मल. ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, right? तो यहाँ पे angle of incidence will be greater than angle of refraction. So I will say the light will bend towards the normal, not away from the normal, right? Why? Because light is traveling from rarer to denser medium. So Snell's law इसको easily prove कर सकते हैं. The second one, light enters from ear to glass. अब ear to glass having refractive index 1.5. इसका refractive index कितना है? 1.5. ठीक है. Index Ng है आपके पास 1.5. Ng is your refractive index of glass. What is the speed of light in glass? We have to find the speed of light Vg. Speed of light in glass. The speed of light in vacuum is, because it is entering from air and we consider the refractive index of air and vacuum same, ठीक है, तो इसका मतलब speed of air या speed of light in air or vacuum is almost same. So 3 into 10 raised per 8 meter per second. बहुत बढ़िया. So we know refractive index of glass equal to speed of light in air, जिसको हम c से भी represent करते हैं, speed of light in vacuum divided by speed of light in glass. So we know Ng, we know c, we can easily find Vg, right? So you can transfer this Vg here और Ng here, तो आपको मिलेगा Vg is equal to c upon Ng. c is your 3 into 10 raised per 8 meter per second और नीचे आपको मिल रहा है Vg is 1, sorry, Ng is 1.5. Right, and 0.5 can also be written as, 3 by 2, 3 into 2, right? So यहाँ से 3 और 3 cancel, so you get simply Vg is equal to 2 into 10 raised per 8 meter per second. Very simple. Okay, आगे बढ़ते हैं. The medium from the table 10.3, the medium having highest optical density, also find the medium with the lowest optical density. आपको क्या करना है? You have to go back to the table on your book. Okay, this is the table. और इस टेबल पे आपको बताना है हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है. तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी व्हेन आई सी इट इज ऑफ डायमंड 0.42. दैट मींस ऑब्वियसली जिसकी जैसे जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, ऑप्टिकल डेंस होता जाएगा, ऑप्टिकली डेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, तो उसमें लाइट उतना स्लोअर होगा, कि वेलोसिटी उतनी कम होगी. तो यहाँ से मुझे समझ आता है द लाइट विल ट्रैवल स्लोवेस्ट इन द डायमंड. ओके, और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ किसकी है? लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है 1.0003. तो यहाँ से मुझे समझ आता है कि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू द वैक्यूम. इट इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू द वैक्यूम, बट इट इज सो क्लोज दैट इतना कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है. हम इसको सीधा 1 ही मान लेते हैं, 1.000, राइट? ये 10,000th प्लेस पे है, तो आपको समझ आ रहा है दिस इज वेरी स्मॉल. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? You are given kerosene, turpentine and water. In which of these does the light travel fastest? Use the information given in the table 10.3. Okay. तो 10.3 टेबल में जब हम देखते हैं, इनमें से बताइए किस में लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट करता है. तो जब मैं देखता हूँ लाइट किस में, इन तीनों में से किस में लाइट ट्रैवल फास्टर करेगा, ठीक है, तो सीधी सी बात है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा सबसे, कैरोसिन, टर्पंटाइन और वाटर में. तो मैं देख रहा हूँ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ 1.33, टर्पंटाइन का 1.47, केरोसिन का 1.444. सो आई विल सी दैट वाटर का सबसे कम है. सो आई विल से सिंपली दैट बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लेस देन कंपेयर टू द बोथ टू ऑफ देम. ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी ग्रेटर इन वाटर. ठीक है. The refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? अगर refractive index diamond का 2.42 है, इस statement का मतलब क्या है, right? So basically, refractive index tells you about the optical density, right? It tells you about the optical density of a medium. हाँ है ना? एक मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी है, हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट इज इन दैट मीडियम, हाउ फास्टर और स्लोअर द लाइट कैन ट्रैवल इन दैट मीडियम कंपेयर टू द वैक्यूम, ये आपको वो चीज बताता है. बहुत ही सिंपल है. जब मैं ये इस हिसाब से देखता हूँ, आई कैन बेसिकली से जो स्पीड ऑफ लाइट होगी 1/2.42 times the light, the speed of light in diamond is slower than the speed of light in vacuum by this much amount. It's very simple. आप
एग्जैक्टली इससे समझ सकते हैं that light is slower in time compared to the light, speed of light in vacuum. How much slower, that is exactly you can calculate that also. So this information about refractive index gives us, well, this only the number of refractive index, it gives us a lot of information, right? Okay, let's see you in another video now. Bye bye, take care.